सभी भैया बहनों को नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय हिंदी व्याकरण, पाठ है इसका क्रिया, प्रकरण है सकर्मक क्रिया, जिसका भाग 2 अध्ययन करेंगे। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात क्रिया का फल सीधा सीधा कर्म पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में जहाँ क्रिया के साथ कर्म दिया हुआ होता है तो वहाँ सीधा जो फल है वो कर्म पर पड़ता है। जैसे रमेश ने आम खाए, मोहन ने एक सांप देखा, नेता ने भाषण दिया। ये 3 वाक्य है। तो रमेश ने आम खाए, यहाँ खाने की क्रिया हो रही है, लेकिन क्रिया के साथ उसका कर्म है। क्या खाए? आम। मोहन ने एक सांप देखा, तो देखने की क्रिया हुई, लेकिन उसके साथ उसका कर्म है सांप, तो वहाँ सीधा सांप देखा, कर्म के साथ उसका सीधा फल कर्म पर पड़ रहा है। अगर सांप शब्द नहीं होता, कर्म शब्द नहीं होता, तो मोहन ने देखा, क्या देखा? अर्थात सीधा कर्ता पर उसका फल पड़ता है। नेता ने भाषण दिया, इन वाक्यों में आम, सांप, भाषण, इनका फल सीधा सीधा कर्म पर पड़ता है। अर्थात इनका फल कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ता है। तो जहाँ क्रिया का फल कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के 3 उपभेद किए गए हैं। जैसे क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। ये कर्म के आधार पर है। तो सकर्मक क्रिया के भी 3 भेद किए गए हैं, जिसमें पहला है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ साथ उसका एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात क्रिया हो रही है, उस क्रिया का कर्म एक ही है, तो वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे राकेश आम खाता है, यहाँ खाने की क्रिया हो रही है, कर्म एक ही है, आम। सीता गाना सुनती है, यहाँ सुनने की क्रिया हो रही है, लेकिन क्या सुन रही है? गाना, तो इसका एक ही कर्म है, गाना। अर्थात वाक्य में जहाँ क्रिया के साथ एक कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रिया में एक कर्मक क्रिया कहलाती है। द्विकर्मक क्रिया, नाम से ही जैसे पता है कि कुछ वाक्यों में क्रिया के साथ साथ उसके 2 कर्म दिए होते हैं, दोनों के बिना उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। जैसे धनी पुरुष याचक को रुपया देता है, एक उदाहरण यह है। दूसरा, शिक्षक छात्रों को गणित पढ़ाता है। दोनों उदाहरणों में प्रथम में याचक तथा रुपया और दूसरे वाक्य में छात्रों तथा गणित, ये कर्म है। इसमें एक कर्म सजीव है और दूसरा निर्जीव है। एक प्रत्यक्ष है तो दूसरा अप्रत्यक्ष है या परोक्ष है। जैसे अब कुछ वाक्य होते हैं वहाँ क्रियापदों के साथ साथ 2 कर्म होते हैं। इसमें जैसे धनी पुरुष याचक को रुपया देता है, देने की क्रिया होती है। किसको देता है? याचक को। क्या देता है? रुपया। तो याचक और रुपया, ये 2 इस वाक्य के कर्म है। इस वाक्य का पूरा अर्थ स्पष्ट इन दोनों शब्दों से होता है। अगर पुरुष देता है तो कोई कर्म नहीं है, याचक को देता है तो एक कर्म होता। अब क्या देता है? थप्पड़ देता है, गाली देता है, शाबाशी देता है, तो उसका कोई कर्म नहीं होता है। लेकिन यहाँ पुरुष देने वाला कर्ता है, उस कर्ता के 2 कर्म है, क्रिया कर रहा है देने की, तो कर्म कौन से है? याचक और रुपया। शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है, अर्थात पढ़ाने की क्रिया हो रही है, तो कर्ता कौन है? शिक्षक।
तो उसके कर्म कौन है? छात्रों और गणित। इस प्रकार जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। अपूर्ण सकर्मक क्रिया। कुछ वाक्य होते हैं जिनमें क्रियाओं में कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता है और उन्हें पूरा बनाने के लिए कर्म से संबंध रखने वाले अन्य शब्दों यानी पूरक शब्दों की आवश्यकता होती है। उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं, क्योंकि वाक्य का पूरा बोध नहीं होता है। क्रियाएं तो दी हुई है, कर्म भी दिया हुआ है, लेकिन कर्म से उसका संबंध भी है, लेकिन पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, अन्य शब्द, जिनको पूरक शब्द कहते हैं, उनकी सहायता ली जाती है और उनसे जब उसको पूरा किया जाता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जैसे शिक्षक छात्रों को मूर्ख समझता है। जनता ने मोहन को अपना प्रतिनिधि चुना। ये दो वाक्य है। इसमें जो पहला वाक्य है कि शिक्षक छात्रों को मूर्ख समझता है, यहाँ समझने की क्रिया हो रही है, तो समझता क्रिया है लेकिन उसका कर्म क्या है? मूर्ख। तो अब मूर्ख शब्द अगर हटा दे तो शिक्षक छात्रों को समझता है, अब समझने की क्रिया हो रही है, क्या है? दूसरा, जैसे जनता ने मोहन को अपना प्रतिनिधि चुना, तो ये इस प्रकार ये शब्द है, पूरक शब्द है जो कर्म का पूरा पूरा बोध करवाते हैं। अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है, यानी कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता, उसके लिए पूरक शब्दों की आवश्यकता होती है, वहाँ सकर्मक क्रिया कहते हैं, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। फिर अकर्मक क्रियाओं का सकर्मक क्रिया में और सकर्मक क्रियाओं का अकर्मक क्रियाओं में परिवर्तन भी होता है। तो क्रियाओं का सकर्मक अथवा अकर्मक होना उनके प्रयोग पर निर्भर करता है। कैसी क्रियाएं हैं और किसके साथ प्रयोग हो रही है? कर्म के साथ प्रयोग हो रही है या कर्ता के साथ प्रयोग हो रही है? कई बार कर्ता होता है, कर्म नहीं होता है, तो भी क्रिया होती है। बिना कर्म के भी तो क्रिया होती है, तो वहाँ अकर्मक क्रिया है। और कई बार केवल कर्ता ही होता है, कर्म नहीं होता है, वहाँ अकर्मक। और कई बार कर्म दिया होता है तो वहाँ सकर्मक। तो उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। इसलिए कभी कभी अकर्मक क्रियाएं सकर्मक में और सकर्मक क्रियाएं अकर्मक में प्रयुक्त होती है। जैसे यहाँ एक वाक्य है, जैसे कुछ क्रियाएं अकर्मक में और कुछ सकर्मक क्रियाएं अकर्मक में और कुछ अकर्मक क्रियाएं सकर्मक में प्रयुक्त होती है। जैसे यहाँ एक शब्द है पढ़ना, तो वह पुस्तक पढ़ रहा है, यह सकर्मक क्रिया है, क्योंकि पढ़ने की क्रिया हो रही है। वह पढ़ रहा है क्या? तो पुस्तक। तो यहाँ उस वाक्य में कर्म दिया हुआ है, इसलिए ये सकर्मक है। ये क्या? ये वाक्य वह स्कूल में पढ़ रहा है, तो ये अकर्मक है। पढ़ने की क्रिया तो कर रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है उसका कर्म नहीं है। वह स्कूल में उपन्यास पढ़ रहा है या समाचार पत्र पढ़ रहा है या कहानी पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, अर्थात उसका कर्म नहीं है। तो ये वाक्य के प्रयोग पर, उसके क्रिया के प्रयोग पर निर्भर करता है कि यह अकर्मक है, सकर्मक है। अभ्यास एवं बोध के प्रश्न। सकर्मक क्रिया का फल किस पर पड़ता है? सकर्मक क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया का फल किस पर पड़ता है? सकर्मक क्रिया का फल सीधा सीधा कर्म पर पड़ता है। एक अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? एक अकर्मक क्रिया, ये एक कर्मक है, अकर्मक नहीं है। ये एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? एक कर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें एक ही कर्म दिया हुआ होता है, वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है। एक अकर्मक नहीं है, एक कर्मक है। अकर्मक सकर्मक क्रिया में परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? अकर्मक सकर्मक क्रिया में परिवर्तन उस क्रिया के प्रयोग पर निर्भर करता है। गृह कार्य।
सकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखिए। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा सीधा फल कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। मोहन आम खाता है क्रिया के आधार पर कैसा वाक्य है? मोहन आम खाता है क्रिया के आधार पर सकर्मक क्रिया का वाक्य है और ये एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया के 3 उदाहरण लिखिए। सकर्मक क्रिया में वह पुस्तक पढ़ता है, मोहन गाना गाता है, राकेश पियानो बजाता है। तो ये सब सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अपूर्ण सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अपूर्ण सकर्मक क्रिया वह होती है जिस वाक्य में कर्म के साथ किसी अन्य पूरक शब्द को जोड़ना या उसकी सहायता ली जाती है, तभी वह वाक्य पूर्ण माना जाता है, नहीं तो वहाँ अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। इस प्रकार आज हमने ये व्याकरण का क्रिया भाग 2 जिसमें सकर्मक क्रिया का अध्ययन किया, जिसमें सकर्मक क्रिया की परिभाषा, सकर्मक क्रिया के 3 उपभेद जिसमें एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया, इनकी परिभाषाएं, इनके उदाहरण, फिर सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं का परिवर्तन उसके प्रयोग के आधार पर किस प्रकार निर्भर होता है, इसका अध्ययन किया और उसके गृह कार्य और उसके अभ्यास प्रश्न भी किए। इस प्रकार ये अपना क्रिया जो प्रकरण था आज समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।